Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. So आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने फाइनल अकाउंट्स में लगभग सारी बातें डिस्कस अब कर ली है। कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, क्या क्या देने होते हैं, डिस्क्लोजर्स कैसे लिखी जाती है, नोट्स, किस चीज़ का डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है, किस चीज़ का डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं। ऑब्वियसली इसका प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूरी रहेगा, तो आपको ये अच्छे से आते रहेगा। वैसे एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा है जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, मतलब उसमें सभी मिक्सचर है पूरा। तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप सॉल्व करोगे खुद से। हम यहाँ पे भी करेंगे उसको बाद में। तो कल का होमवर्क भी आपको भेजना रहा था, मैंने उसका पीडीएफ एक्चुअली बनाया, पर फिर बातों में लग गए तो वो भेजना रह गया, और फिर मैं काम में लग गया तो मैं भेजना भूल भी गया। तो इसलिए आज वो भी भेज दूंगा। वो आपको अब आराम से सॉल्व करना है, जैसे भी आपका पेस हो ऐसे। एंड सेकेंड थिंग, आपको एक क्वेश्चन और भेजूंगा जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, सारा मिक्सचर है, तो ट्राई करना है आपको। नहीं आया तो हम यहाँ करने ही वाले। ओके, आज हम एक आखिरी पॉइंट जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर 11 के यूनिट 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर ऑलरेडी आपने डिविडेंड के बारे में हमें कुछ बता रखा है, क्या आपको याद है? हमने कुछ बात कर रखी पहले डिविडेंड के बारे में। वो जो डिविडेंड के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, दैट वाज ऑल अबाउट जब आपके डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी बात एडजस्टमेंट्स में या ट्रायल बैलेंस में आती है, इन केस ऑफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, तब क्या कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी हमने बात करी थी। प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड कैसे देना है, जब इक्विटी डिविडेंड के बारे में दिया हो लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आपको फिर भी प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। ये सारी बात हमने पहले कर ली है, याद है कि आपको ये सारा, ये पूरा हमने जो टेबल है इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अभी आपके प्रिंट आउट में ऐसा नहीं आएगा, अलग आएगा। तो ये हो चुका। अब हमें क्या सीखना है? तो नया जो डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है क्या, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड मतलब क्या आपको पता है? जब भी कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों से पैसा कमाती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसे ही कहते हैं क्या, डिविडेंड, यानी इन शॉर्ट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आप गेस करो और बताओ कि कंपनी डिविडेंड्स कहां से दे सकती है? देना पैसा ही है उन्हें, पर वो पैसा कहीं से देना पड़ेगा ना। तो वो पैसा एसेट्स बेच के लाएंगे, या वो पैसा उधार मांग के लाएंगे, या बैंक से लाएंगे, तो कहाँ से डिविडेंड दे सकती है? ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में से। अगर आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं तो उसमें से आप डिविडेंड दोगे। लेकिन इनकेस इस साल में सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो फिर कहाँ से हम पैसे यूज करेंगे? अगर हमें डिविडेंड देना है सपोज 10%, और वो आ रहा है 2 लाख रुपए, और हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 50,000 या 80,000 रुपए, तो बाकी बचा 1,20,000 अब कहाँ से डिक्लेयर करेगा कंपनी? अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है 2 लाख का, और उनके पास अभी करंट के प्रॉफिट सिर्फ 80,000 है, तो फिर कहाँ से लाएगा? तो ऑब्वियसली सर उसके रिजर्व्स जो होंगे, यानी पहले से जो पैसे उन्होंने रिजर्व कर रखे होंगे, उसका इस्तेमाल अभी होगा। बट इसमें एक एडिशन कर देते हैं कि फ्री रिजर्व्स आपने बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? फ्री रिजर्व्स। क्योंकि रिजर्व्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिजर्व्स जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 ही इस्तेमाल है जो हमने फाउंडेशन में सीखे थे, आप लॉ में अभी डिटेल में सीखोगे वापस से, और हम एक जगह पे डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे अमल कमीशन के चैप्टर में आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होता है, तो वहां पे हम उसके सिर्फ 5 ही यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, ये इन्हें कहते हैं फ्री रिजर्व्स, या प्रॉफिट एंड लॉस के एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस। मतलब आपने जो इकट्ठा कर रखे हैं प्रॉफिट्स, जो आपने आज तक कभी यूज नहीं करे हैं, उन्हें भी हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, उन्हें भी हम फ्री रिजर्व्स में ही काउंट करेंगे। तो फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व दोनों का फर्क समझ में आ रहा? डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए स्पेसिफिक रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आपको फ्री रिजर्व्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके। ठीक है, यस। सो सर अब ठीक है, फिर तो बढ़िया हो गया, फिर जितना प्रॉफिट इस साल कमाया वो यूज कर सकते, ओके, और जो रिजर्व्स बनाए वो यूज कर सकते। तो दिक्कत क्या है? फिर हो गई बात खत्म, वो उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, बराबर। लेकिन बताओ रिजर्व्स बनाए क्यों जाते? सर कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके लिए बनाए जाते हैं, बराबर है। इन शॉर्ट वो कैपिटल का पार्ट बन जाता है। और अगर कंपनीज ऐसा करने लग जाए कि शेयर होल्डर्स को, और देखो शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो एजीएम में आके वोट करके डिविडेंड कितना देना ये फाइनल करते हैं, ठीक है, एजीएम में होता है काम। प्रपोजल देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर उस प्रपोजल पे चर्चा होती है कहाँ? तो एजीएम में।
तो शेयर होल्डर्स तो कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर करवा देंगे, तो फिर कंपनी के जो रिजर्व्स है उनका इस्तेमाल हो जाएगा गलत जगह। यानी क्या, आप कैपिटल को ही यूज कर रहे हो फिर से आपके, यानी उन्हीं का पैसा उन्हीं को डिविडेंड बोल के दे रहे हैं, आप समझ रहे हो क्या, उन्हीं का पैसा उन्हीं को डिविडेंड बोल के दे रहे। लेकिन वो रिजर्व्स जो हमने बनाए थे, वो रिजर्व्स बनाए थे कुछ पर्पस से, स्पेसिफिक पर्पस वाले रिजर्व्स तो अलग ही हो गए, उनका तो बात ही नहीं कर रहा मैं फ्री रिजर्व्स की बात कर रहा। बट वो भी रिजर्व है ना, तो उसको यूज करने के लिए कुछ तो क्या होना, लिमिट्स होना। आपको वो मन चाहिए जितनी भी अमाउंट लग रही है उतनी यूज कर लो, दैट इज नॉट करेक्ट। उस रिजर्व को हमें संभाल के रखना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कंपनी को तो उसलिए। दैट्स वाई हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं, डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में ये रूल्स इंक्लूड किए गए। वो रूल्स हमें यहाँ पर बेसिकली पढ़ने। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, मैंने जो आपके लिए शॉर्टकट किया हुआ है वो मैंने ऐसे कर दिया है, पूरा जो मैं अभी लिखा हुआ पढ़ूंगा वो सारा इधर लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही पेज पे है सारा, पर यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो इतना सब हमें पढ़ना है। ये सारा अभी हम रीड करने वाले, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, एक एक बच्चे को रीड करने लगाएंगे, ओके। लेकिन इसको रीड करने से पहले आपको ये बता दूं कि रिजर्व्स एंड करंट ईयर प्रॉफिट्स, ये दो चीजों का इस्तेमाल हो सकता है डिविडेंड डिक्लेयर होने के लिए। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर करंट ईयर का प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व्स से आप डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन्हें कहेंगे हम, इनसे आप डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हो। क्या क्या लिखा है, करंट ईयर का प्रॉफिट, पहले क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी क्या, तो जिनमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ आइदर योर करंट ईयर प्रॉफिट्स और योर फ्री रिजर्व्स। लेकिन फ्री रिजर्व सिर्फ जो रिजर्व्स आपने फ्री नहीं है, जो रिजर्व्स आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हुए हैं, उनको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ओके। सो नो अदर रिजर्व्स कुड बी यूज्ड, ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स की लिस्ट ज्यादा आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई रिजर्व ऐसे है नहीं, आप जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये दो बेसिकली आप समझोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरली ये तीन ही आपको देखने मिलेंगे, ओके सर, ठीक है। वैसे फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का लिस्ट आगे आएगा बाद में किसी एक चैप्टर में, ठीक है। तो सर करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हैं और फ्री रिजर्व्स भी यूज कर सकते हैं, बढ़िया हो गया। पर इसमें एक लिमिटेशन है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स आप विदाउट लिमिट्स जितना चाहो यूज करो, यानी आपको पूरा प्रॉफिट यूज करना है, पूरा प्रॉफिट बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके फ्री रिजर्व्स है उनके लिए क्या है, कुछ लिमिट्स जो किसने दी है, कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, ये कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है, कंपनीज एक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट जब आपको सिखाएंगे आपके लॉ के सर शायद इसका रेफरेंस देंगे पर पूरा समझाएंगे नहीं, ये यहाँ पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो वो बोल देंगे आपने अकाउंट्स में सीखा है, ऐसा कुछ तो बोल देंगे, ठीक है, ओके। सो फ्री रिजर्व्स में से हम यूज तो कर सकते हैं प्रॉफिट्स डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, पर उसकी लिमिटेशंस, तो वो लिमिट्स हमें पढ़नी है अभी, वो हम यहाँ पर सीखने के लिए आए, आप समझ गए। और वो लिमिट्स का कैलकुलेशन करके फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछेंगे 5 मार्क के लिए, जिसमें आपको क्या करेंगे, सारा डेटा दे देंगे कि कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, इतना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इतने रिजर्व्स पड़े हैं, जिसमें से फ्री दे देंगे, कुछ स्पेसिफिक दे देंगे, और करंट ईयर का प्रॉफिट इतना है। अब आप एक काम करो, कंपनी चाहती है कि 12% का, 10% का, या 13% का, या 15% का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, क्या कंपनी ये कर सकती है, आपको ये इवेल्युएट करके बताना है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने हैं, जो लिमिट्स अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है, उससे कैलकुलेट करना है कि हाँ ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो इतना डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो कितना हो सकता, ऐसा हम बताने हो, ठीक है। तो सर सबसे पहली बात, फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 123, a company may declare dividend out of accumulated profits earned by it in previous year and transferred by it to the reserves। इसमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी करंट ईयर। तो इनएडिक्वेसी, कम है या है ही नहीं प्रॉफिट, तो आप रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो, but subject to fulfillment of following conditions as per company's declaration and payment of dividend rules 2014। इस कंडीशन, इनके रूल्स के हिसाब से अगर बैठ रहा है तो उतना आप रिजर्व्स में से यूज करके डिविडेंड डिक्लेयर करो। पर आप ये कब यूज करोगे सर, जब करंट ईयर के प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, कम है, इनसफिशिएंट है, या है ही नहीं, तब आपको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के रिजर्व्स यूज करने हैं, वो ये रूल्स के तहत आपको यूज करने हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शुड नॉट एक्सीड, मैंने इसको शॉर्टकट में कर दिया है, बट मैं नहीं चाहता कि आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट पढ़ाऊं, मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आपको मॉड्यूल से ये चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर वहां से शॉर्टकट बता दूंगा, तो आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा।
दोनों जगह पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ के याद हो जाएगा, इसलिए सो द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है, इट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय इट इन द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। पिछले 3 सालों में आपने जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है हर साल, उसका एवरेज डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड आप नहीं दे सकते। तो सर हमने पिछले साल 12% दिया था, उसके पिछले साल 10% दिया था, उसके पिछले साल 14% दिया था, तो 12% प्लस 10% प्लस 14% डिवाइड बाय 3, एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 12%। तो 12% से ज्यादा डिविडेंड आप इस साल नहीं दे सकते, ये समझा? दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ये एक ही कंडीशन हुई, हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशंस में से जिसमें से कम आएगा सबसे, यानी लोअर ऑफ द 3 आएगा, वही आपको डिविडेंड देना अलाउड है। रिजर्व्स में से, फ्री रिजर्व्स में से, करंट ईयर के प्रॉफिट्स के लिए लिमिट्स अप्लाई नहीं होती, आप उसमें से कितना भी यूज करो। सपोज सर हमें इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना है, समझो हमारा शेयर कैपिटल है 100 करोड़ का और हमें 10% का डिविडेंड देना है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ का है, उसका 10% यानी कितना? 10 करोड़, तो 10 करोड़ का डिविडेंड बांटना है। और आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट से 11 करोड़, क्या आप 10 करोड़ का डिविडेंड बांट सकते हो क्या? सर किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा 10 करोड़ डिविडेंड बांट सकते हो, क्योंकि आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट ही सफिशिएंट है। पर अगर आपके पास प्रॉफिट हो गए 3 करोड़, अब आपको 7 करोड़ कम पड़ रहे, तो 7 करोड़ कहां से ले सकते हैं? आपके रिजर्व्स में से, लेकिन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या बोली मैंने? पहली कंडीशन बोली, आप तो पहले नाम भी याद रखो, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, क्योंकि आंसर में आपको ये लिखना है, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल आंसर रहेगा मामूली सा। ओके, तो ये रूल का नाम लिख दिया। फिर उसमें पहली कंडीशन कि पिछले 3 साल के रेट ऑफ डिविडेंड्स का एवरेज से कम हम इस साल डिक्लेयर कर रहे हैं और वो रिजर्व्स में से यूज कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, अभी एक मिनट ना, एक काम करते हैं। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको कि 100 करोड़ का मेरा कैपिटल है, 10% का मुझे रेट ऑफ डिविडेंड देना है, तो 10 करोड़ का मुझे डिविडेंड बांटना है। मेरा सवाल आपसे, मेरे पास 11 करोड़ के करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे, आपने कहा दे दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैंने पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड 9% ही दिया हुआ है और अभी मैं 10% दे रहा हूँ, दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। आप यहाँ पे फंस गए, दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? सर आपने जो कंडीशंस बतानी है ये फ्री रिजर्व में से जब यूज करना है उनके लिए है, मैं करंट ईयर का प्रॉफिट्स कैसे भी यूज कर सकता हूँ। अरे जब मैंने कमा के दिखाया है तो बांटने में क्या हरकत है? अभी मैंने इस साल ही जब 11 करोड़ कमा के दिखाया तो उसमें से 10 करोड़ उन्हीं का तो है, सब कुछ जिन्होंने पैसे दिए उन्हीं का तो है ये, तो उन्हें 10 करोड़ बांटने में क्या दिक्कत है? समझे कि नहीं? इस तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स के लिए लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। क्या लिखा है, फिर से अच्छे से पढ़ो ना, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। कब? कब? जब आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है या नहीं है, तब आप क्या करोगे? रिजर्व्स में से डिविडेंड को ट्रांसफर करोगे, तो उसके लिए ये कंडीशंस फुलफिल करना है। तो पहला कंडीशन अब याद रहेगा किस के लिए है? रिजर्व्स में से जब यूज कर रहे हैं तब के लिए है। और पहला कंडीशन है पिछले 3 साल के डिविडेंड के रेट से कम रेट ऑफ डिविडेंड पे आपको इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ये बेसिक कंडीशन हो गई, पर इसमें प्रोविजो है। क्या प्रोविजो लिखा है? पढ़ो, provided that this sub rule should not apply to a company which has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial years। तो ये रूल उन्हें अप्लाई ही नहीं होगा। तो आगे हमने वो 2 रूल दिए हैं, फिर उन्हें वो अप्लाई होंगे सिर्फ जिन्होंने पिछले 3 साल डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किए, या हो सकता है पिछले 3 साल में एक ही साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? 3 इयर्स का डिविडेंड है ही नहीं ना, तो ऐसे केस में ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा कि ये रूल उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं। ठीक है, चलो, क्योंकि फिर वो क्या बोलेगा, सर हमने पिछले 3 साल में 0.00% डिक्लेयर किया, 0 + 0 + 0 0 डिवाइड बाय 3 0, यानी हमने 0%, तो अभी हम 25% दे रहे। बोलो दे सकते हैं क्या? नहीं, अरे ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं है तुमको, क्योंकि कभी फुलफिल ही नहीं होगा ना, ये समझा? कभी फुलफिल ही नहीं होगा तो वो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनको इसमें से निकाल दिया। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट समझी, सेकेंड कंडीशन, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच accumulated profits, मतलब free reserves, should not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statements। आपके latest audited financial statements के हिसाब से जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है एंड आपके फ्री रिजर्व्स है, उसका 10% से ज्यादा आप रिजर्व्स में से निकाल नहीं सकते।
एग्जाम्पल से आपको और समझेगा, लेकिन क्या बोला, टोटल अमाउंट जो आपको आपके फ्री रिजर्व्स में से निकालनी है, इट शुड नॉट एक्सीड क्या, 1/10 यानी 10%। तो मैंने लिखाते वक्त 10% लिखा ना, इन्होंने 1/10 बोला है रूल्स में, तो 10% ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी? सर शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है, और जब पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहे मतलब दोनों बोल रहे। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है क्या? नहीं, लॉ पढ़ रहे अपन, तो लॉ में शब्द का मतलब होता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है, उसको वैसे इंटरप्रेट करना जरूरी है, लॉ में ऐसे ही तो हम खेलते फिर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल बोला म्हणजे दोनों कैपिटल आएंगे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी और फ्री रिजर्व्स भी। तो रिजर्व में से कितना यूज करूं ये निकालने के लिए करना क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इसका जो टोटल अमाउंट आएगा उसका 10% निकालो, उससे ज्यादा अगर आप रिजर्व में से यूज कर रहे हो नहीं कर सकते, कम कर लो। तो मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 10%। इस सेकेंड कंडीशन में किसकी 10%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन, द अमाउंट सो ड्रॉन शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज। अच्छा ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला है कि अमाउंट सो ड्रॉन शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इंकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिक्लेयर्ड। सर अगर आप रिजर्व में से कुछ अगर विड्रॉ कर रहे हो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, तो ये भी कंडीशन है, ये कंडीशन लेकिन कोई टेक्निकल कंडीशन नहीं है, तो ये आपको हमारे जो नोट्स है इनमें नहीं मिलेगी। ये कंडीशन कैसी है कि आप जब भी पैसे विड्रॉ करोगे कितने निकालने हमने यहाँ बता दिया है और यहाँ और बताने वाले आपको फोर्थ कंडीशन में, पर कितने निकालने, वो निकालने के बाद पहले उन पैसों का इस्तेमाल किस काम के लिए होना चाहिए, टू सेट ऑफ द लॉसेस इंकर्ड इन दैट फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर में आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो आउट ऑफ द रिजर्व्स, उसमें अगर आपने कुछ लॉस इंकर किया हुआ है तो पहले उस लॉस को सेट ऑफ करो, यानी वो लॉस क्या हो जाएगा, खत्म, और फिर जो बचा हुआ रिजर्व्स आपका रहेगा जो आपने विड्रॉवेबल लिमिट में से निकाला है, आपको 10% निकालना अलाउड था, आपने इतना निकाला है, ठीक है, ये निकाला आपने, इसमें से इतना पार्ट, इधर वाला इतना पार्ट आपका यूज हो गया किसके लिए, रिजर्व्स के, आपके सॉरी करंट ईयर के लॉसेस के सेट ऑफ के लिए। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये विड्रॉबल लिमिट के अंदर ही है और लॉसेस सेट ऑफ होने के बाद बचा हुआ है, उसको आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। थर्ड कंडीशन डन। फोर्थ, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल, विड्रॉवल हो जाने के बाद आपके रिजर्व्स में जो बैलेंस बचना चाहिए, इट शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटेड तुम्हारे मन के बनाए हुए नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करके दिए हुए, उसके हिसाब से आपका जो पेड अप कैपिटल है उसका 15% से कम आपके रिजर्व्स कभी नहीं रहने चाहिए। यानी आपका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ का है तो आपके रिजर्व में हमेशा 15 करोड़ रुपए तो कम से कम रहने चाहिए। तो 15 करोड़ छोड़ के ऊपर जो है वो आप निकाल सकते हो। तो हमने कुल मिला के आपको 3 मेन लिमिट्स डाल दी। पहली, ये भी ऑब्वियसली एक कंडीशन है थर्ड, बट जो न्यूमेरिक कंडीशन है वो क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन कि आप पिछले 3 साल में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज से ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड से डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर आपको रिजर्व में से यूज करना है तो। सेकेंड कंडीशन, आपको अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% मैक्सिमम रिजर्व्स में से निकालते आएगा। एंड थर्ड कंडीशन, जब आप विड्रॉवल कर लोगे, मैं थर्ड यानी फोर्थ वाली बोल रहा हूँ अभी, तो जब आप विड्रॉवल कर लोगे उसके बाद आपके रिजर्व्स में आपके पेड अप शेयर कैपिटल का 15% बचा हुआ रहना चाहिए, उतना ही आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा निकालने की कोशिश करिएगा मत। आई बात समझ? पक्का? एंड फिर वो जो थर्ड कंडीशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि जब भी आप ये विड्रॉ करोगे अमाउंट रिजर्व में से, तो पहले उस साल में हुए लॉसेस को सेट ऑफ करो, फिर बचे हुए अमाउंट के लिए आप डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। वो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कहीं आएगी नहीं, पर कंडीशन लिखा हुआ है तो हम याद रखें। एंड क्या लिखा है फिफ्थ कंडीशन लास्ट, नो कंपनी शुड डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड, इसकी बात करूंगा मैं अभी आगे, not provided in previous years are set off against profits of the company of the current year. The loss or depreciation, whichever is less in previous years, is set off against the profits of the company for the year for which dividend is declared or paid.
अभी ये भी हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं समझाना चाहता हूँ आपको, किसी भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है रिजर्व्स में से अनलेस कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रीसिएशन आपके लॉस को बढ़ाता है, बराबर है। तो इन्होंने कैसे बोला है, आइदर डेप्रीसिएशन और योर लॉस एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन whichever is less, पहले वो सेट ऑफ करो। तो क्या ये थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी बोल दिया है? हाँ, बस उसको क्लैरिफाई कर रहे हो कि पहले वो लॉसेस सेट ऑफ होने चाहिए या डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होना चाहिए, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट्स को आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दैट। ठीक है, मैं इस कंडीशन को ज्यादा और स्ट्रेस नहीं डालूंगा, अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे आप ये समझने लगोगे तब आपको ये और समझाएंगे। तो कुल मिला के 5 कंडीशन दिए, हमारे लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट, इसकी रिवीजन करेंगे। पर एक बार आगे का सारा पार्ट जो है दिखा हुआ वो एक बार फटाफट रीड कर लेते, थोड़ी नॉलेज मिलेगी लॉ की, और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फ्री एंड कैन अप्रोप्रिएट अ पार्ट ऑफ द टू द क्रेडिट ऑफ। क्या हमने कुछ क्वेश्चंस में रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है प्रॉफिट में से? हाँ, और रिजर्व्स एज पर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बच्चों आपको याद है? अच्छा, एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था कि सर जैसे आप डिविडेंड प्रपोज देते हो, आप बोल रहे हो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो वैसे रिजर्व्स को ट्रांसफर करना भी तो सिर्फ प्रपोज लिखा है वहां पर कि प्रपोज किया है कि रिजर्व को ट्रांसफर करना इतना इतना, फिर भी आप करने बोल रहे हो और डिविडेंड के लिए आप बोल रहे हो कि तो प्रपोज डिविडेंड को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डालो। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है क्या कि ये प्रपोजल होगा और बाद में एजीएम में कंफर्म होगा? नहीं, दे आर कंप्लीटली फ्री। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे कैन डिक्लेयर एनी अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व एज पर देयर चॉइस, देयर इज नो अदर कंडीशंस। कोई कंडीशन नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, कुछ नहीं। आप बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप रिकमेंड करो कितना करना है, कर देंगे। तो हम इसीलिए डायरेक्ट कर देते, उन्होंने बोला हम कर देते। हम ये नहीं बोलते कि ये तो सर 2 अप्रैल को हुआ या 5 अप्रैल को हुआ। That is the event occurring after balance sheet date, but before approving of financial statement. AS4 में ये बात सीखने मिलेगी। पर डिविडेंड के लिए स्पेशल केस है, वो अगर उन्होंने 5 अप्रैल 2 अप्रैल को डिक्लेयर किया, इसका मतलब वो 31 मार्च को प्रपोज था, और प्रपोज डिविडेंड इज माय कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। आई बात समझ? ठीक है, याद रहेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज समटाइम्स मेड अंडर लॉ। कुछ कुछ केसेस में कायदा ही बोलता है कि प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएट करो। शायद आपको याद होगा, हमने इकोनॉमिक्स में सीखा था ये फाउंडेशन में लास्ट के मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर्स में, कि बैंक्स के केस में आपको जो भी प्रॉफिट्स बैंक कमाती है उसमें से उन्हें रिजर्व बनाने पड़ते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो दोनों कंपलसरी आरबीआई के नियम के अंदर आते हैं कि आपको आपकी स्टैट्यूटरी, मतलब ये कंपलसरी है कि इतनी लिक्विडिटी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, और दूसरा था CRR, इतना कैश आपके पास हमेशा रिजर्व रहना चाहिए, जो आरबीआई ने बोला है वो करना पड़ेगा। तो वो रेशियोज होते हैं। तो क्या वो कंपलसरी रिजर्व को ट्रांसफर करना हो गया? हाँ, तो देखो ना वही लिखा है, फॉर एग्जांपल अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट a fixed percentage of profit of banking company must first be transferred to general reserve before any dividend can be distributed. उसके बाद ही वो बैंक्स डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। यही बात समझ? होप सो। So transfer of a profit to a reserve is also necessary where the company has undertaken at the time of raising of loan that before any part of its profit distributed a specified percent of profit. Okay, सिंपल बात है। आप किसी बैंक से लोन ले रहे थे, बैंक ने कहा कि देखो भैया आप प्रॉफिट कमाओगे, डिविडेंड बांट दोगे तो बचेगा क्या, तो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा पैसा। तो आपको हम लोन देने को तैयार है, पर आप अग्री करो कि आप हर साल के प्रॉफिट्स में से इतना अमाउंट एटलीस्ट किसको ट्रांसफर करोगे? रिजर्व, तो ही हम आपको लोन देने को तैयार है। तो क्या अगर आपने ऐसा कुछ अग्री किया हुआ है तो आपको उतना रिजर्व पक्का बनाना पड़ेगा एवरी ईयर। सेकेंड बात होगी। थर्ड, जब तक आप पूरा लोन का रिपेमेंट नहीं कर देते, अमाउंट शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक मैनर ओनली। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये रिजर्व बनाने की एक और एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम अप्रोप्रिएशंस में अफोरमेंशन्ड, इट मे आल्सो बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर एन अरियर्स ऑफ and to exclude capital profit as mentioned earlier to arrive at the amount of divisible profit। तो ये हमने ऊपर ही पॉइंट नंबर 5 पढ़ लिया था कि आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स पे अराइव होने से पहले आपके जो रिजर्व्स है उसमें से आपको सेट ऑफ कर देने क्या, आपके लॉसेस एंड आपके डेप्रिसिएशन के जो भी प्रोविजंस बाकी होंगे वो। ओके, अब डिविडेंड का डिक्लेरेशन। तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको ऊपर बताया, कहाँ से और कितना हम कर सकते हैं, बराबर है? हाँ, और अब वो डिक्लेयर हो जाएगा,
फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो सारी बात है। तो उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। तो यहाँ से प्योर लॉ है ये फाइनेंशियल, मतलब इसका प्रैक्टिकल कोई अप्रोच नहीं है। यहाँ से हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज प्योर थ्योरी, प्योर लॉ, बड़ा सिंपल है बच्चों। मतलब नॉलेज मिलेगा आपको कि कैसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कैसे वो पैसे कस्टमर तक यानी शेयर होल्डर तक पहुंचते हैं, वो सब इसमें लिखा है। तो सेक्शन 123 ऑफ दिस एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड इंक्लूडिंग, अब इंटरिम डिविडेंड आपको पता है क्या होता है, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरिम डिविडेंड इज आउट टू बी डिक्लेयर्ड, प्रोवाइडेड दैट। अब ये प्रोविजो भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या। पहले ये समझा कि आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, मे डिक्लेयर डिविडेंड इंक्लूडिंग किसी भी फाइनेंशियल के वक्त आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब रिजर्व्स, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी इस साल के प्रॉफिट्स जिसमें आप वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो। लेकिन प्रोविजो है, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉसेस हो रहे हैं, ये प्रोविजन बड़ी सिंपल है, मैं ऐसे ही बोल दूं आपको, किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, मतलब क्वार्टरली लॉसेस, सपोज मैं 10 जुलाई 2024 को डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ इंटीरिम, बताओ इसके जस्ट पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ होगा, अप्रैल मई जून, यानी 30 जून का क्वार्टरली रिजल्ट्स मेरा बना होगा। अगर उस क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैंने लॉसेस शो किए होंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स में लॉसेस दिखते हैं कंपनीज के केस में, तो आपके केस में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने पे रिस्ट्रिक्शन आता है। यानी क्या, आप पिछले 3 साल के जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किए उसके एवरेज रेट से कम ही डिविडेंड आप इंटरिम डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको इस क्वार्टर में लॉस आया है, जस्ट वो क्वार्टर जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्लोज किया। मेरी बात समझिए, मैं आज डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, आज से जस्ट पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ है, तो सर आज अगस्त चल रहा है, आज से जस्ट पहले क्वार्टर खत्म हुआ है कौन सा, 30 जून का। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आपने लॉसेस दिखाए हैं तो आपको डिविडेंड का रेट जो है वो पिछले 3 साल के एवरेज से कम लेना, इंटरिम डिविडेंड का रेट। पढ़ो देखो क्या लिखा है, ये कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर उसमें क्या डाल दी, प्रोविजो। So provided that in case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of such an interim dividend should not be declared at a rate higher than average the dividends declared by the company during the immediately preceding 3 financial years। समझा सर, सेम कंडीशन दो पर भी थी, वही कंडीशन थी ना, रिजर्व्स में से अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए रेट जो है वो आपका पिछले 3 साल के एवरेज रेट से कम रहना चाहिए। वही बात लिखा है कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है उसके लिए भी वही बात है। पर कब है ये, जब आप इस फाइनेंशियल ईयर में जब भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे जस्ट प्रीसीडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो भी आपके रिजल्ट्स आपने दिखाया, अगर उसमें लॉस दिखाया है तो। होप्स आप समझे। अब ये देखो सर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर होता है कंपनी को विद इन 5 डेज, कितने दिनों में, ये सब आपको लॉ के सर भी सिखाएंगे, ये लॉ में भी है सारा, पर क्योंकि डिविडेंड से रिलेटेड है तो हमने अकाउंट्स में भी डाल रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये नोट्स में नहीं डाला है कहीं पे भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको लॉ में आएगा, तो यहाँ मुझे इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अब लिखा है मॉड्यूल में तो मेरा काम है बताना, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा, साथ साथ में आप इसको लॉ में भी पढ़ोगे। सो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग मतलब डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में, सबसे पहली बात तो एक सेपरेट अकाउंट में, विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। 5 दिन के अंदर आपको सारे पैसे जो डिविडेंड के बोल के आपने डिक्लेयर किए वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे, बराबर। शेड्यूल्ड बैंक में वो होना कंपलसरी है, और सेपरेट बैंक अकाउंट यानी आपका जो रेगुलर बैंक अकाउंट है उसमें नहीं डाल सकते। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए, डिविडेंड के लिए आपको एक स्पेशल अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है। बैंक वैसा आपको सर्विस देती है तो बैंक वैसा अकाउंट खोल के देगी जिसको टैग लगा होगा कि ये डिविडेंड के लिए, उसका पैसा कंपनी जनरल कामों के लिए फिर यूज नहीं कर सकती। आगे क्या होगा सर, नो डिविडेंड शुड बी पेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर देयरइन एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर्स। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उन्हें ही वो डिविडेंड मिलना चाहिए। समझो शेयर्स इसके नाम पे रजिस्टर्ड है और वो मुझसे बोलती है कि सर इसका डिविडेंड मेरे अकाउंट में डाल दो, वो मेरे ताऊजी की लड़की है, मेरी दोस्ती है, या मेरे ये, क्या ऐसा कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो वही लिखा है कि शेयर होल्डर्स के, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उन शेयर्स के, उन्हीं के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, और टू हिज ऑर्डर। हाँ, अगर वो ऑर्डर करते खुद कि उसे दे दो तो आप उन्हें दे दो, बराबर है। वो मांग रहे इनके लिए तो आप उनको नहीं दे सकते, दैट्स इट। और टू हिज बैंकर, बैंकर को तो देते ही,
फिर बैंक में ही तो पैसा आता है, मेरे भी बैंक में ही पैसा आएगा डिविडेंड का। एंड शुड नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश, कैश के अलावा और किसी तरीके से पे नहीं करना है। सर कैश म्हणजे रोकड़ा, नहीं रे, कैश म्हणजे आप कोई वस्तु नहीं दे सकते। हाँ ये लो कैलकुलेटर ले जाओ, डिविडेंड दिया तुमको, ऐसे नहीं कर सकते आप, समझे। आप गोल्ड नहीं दे सकते, आप उनको बैग्स नहीं दे सकते, आप उनको बकेट्स नहीं दे सकते, वो देते ना। जब पतपेढ़ी क्या करती है, पतपेढ़ी, आप अगर पतपेढ़ी में शेयर होल्डर हो तो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने के बाद में वो है ना, एक पेटी, फिर एक वो ड्रम होता है प्लास्टिक का, ऐसे गिफ्ट देते थे। पतपेढ़ी पता है आपको क्या होता है? पतपेढ़ी ये लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है। मतलब अपने यहाँ पे कोई पुढ़ारी होगा, वो क्या करता है, एक छोटी सी पतपेढ़ी लाइसेंस ले लेता है, पतपेढ़ी खोल देता है, तो लोग उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने, वो इंटरेस्ट भी देते हैं, एफडी भी खोल सकते हैं आप वहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी पतपेढ़ी है, डूब गई, पैसे लेके भाग गए लोगों के। बहुत सारे ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे हमारे यहाँ और कुछ बिजनेसमैन थे जो उन पतपेढ़ियों में डायरेक्टर थे। अब क्या होता था, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम सीधे साधे लोग हमारे पैसे इकट्ठा करते थे। अब बैंक और पतपेढ़ी ये दोनों एक ये होता था कैटेगरी। अब पतपेढ़ी किसी पर्टिकुलर अपने यहाँ के लोकल नेता की होती, तो लोगों का एक कनेक्शन बन जाता था पुराने ज़माने के। अब तो लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत अलग हो गए हैं, अब लोग खुद के डिसीजन खुद सोच के लेते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करते फिर डिसीजन लेते हैं, बराबर है। यूट्यूब पे सारे गलत डिसीजन दिए होते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। पर पहले लोगों का भरोसा हुआ करता था उन पॉलिटिशियंस पे, और लोग उनसे जुड़े हुए होते थे, तो लोग उनके पतपेढ़ियों में पैसे बन जमा करते थे। इससे मैंने कुछ पतपेढ़ी के ऑडिट किए हैं। अब हुआ ये संजोग से कि वो जो पतपेढ़ी थी उसमें जो डायरेक्टर था, वो डायरेक्टर हमारा रिश्तेदार भी था, यानी पहचान का था। और देखो मज़े की बात, मेरा ऑब्जर्वेशन इतना परफेक्ट हुआ था, तब मैं सीए नहीं था, तब मैं आर्टिकल था, पर मैंने मेरे सर को बताया था, सर अपन वो पतपेढ़ी में गए थे ना ऑडिट करने के लिए। हाँ बोले, तो क्या मतलब, वहाँ जो फर्नीचर था ना, वही सेम सनमाइका वो उनके यहाँ पे था। अब हो सकता है उन्होंने वही खरीदा हो, वही सेम फर्नीचर पूरा सेटअप उनके यहाँ था। ये क्या होता है कि जब आप पतपेढ़ी का काम करवाते हो, आप डायरेक्टर हो ना, ये मेरे घर पे भी लगा दे, खर्चा कहाँ जाता है सारा, पतपेढ़ी में। और वहाँ पे वो, समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? हाँ, और ऐसे फिर है ना, वो क्या करते थे, अभी जैसे आप समझो मेरे पहचान के हो, मैं पतपेढ़ी में डायरेक्टर हूँ, आपका लोन 3 करोड़ का लोन मांगा है आपने। पतपेढ़ी के पास पैसे बहुत होते थे, फंड्स बहुत है, लोगों के जमा किए हुए पब्लिक के फंड से। मर्चेंट बैंक पता है आपको, मर्चेंट बैंक थी दुनिया में, जो है मर्चेंट कॉर्पोरेशन बैंक, तो उस बैंक का भी यही हुआ था। उसके डायरेक्टर्स ने क्या किया, पहचान के लोगों को 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ के फाइनेंसेस दिए, यानी लोन दिए, मैं कमीशन लिया 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 10% भी लिया 5 करोड़ पे तो 50 लाख हो जाता है इसे। तो इतना कमीशन उन्होंने लिया और लोन दे दिए। अब ऐसे पार्टी को लोन दिए जिनसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई, और जो वापस पैसे करेंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी, और वो पैसे डूब गए, बैंक खत्म हो गई वो। और बैंक डूबी, और किसके मतलब किसका नुकसान हुआ ज़्यादा उसमें? नॉर्मल डिपॉजिटर्स का, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिला, बिकॉज बैंक उन डिफॉल्टर से रिकवर ही नहीं कर पाई, तो देगी कहाँ से? जेब से थोड़ी भरेंगे ना वो, समझ रहे हो। तो भी कुछ कुछ लोगों से फिर थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हुई, आरबीआई ने उस पर एक कमेटी बैठाई कि ये तुमने गलत किया है ऐसा, फिर उनके यहाँ रिसर्च हुए, और जो उसमें कुछ में एक रिलेटिव भी मेरे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके घर पे भी छापे गए, उनको उठाने के लिए गए थे सीधा, मतलब उनको पुलिस उठाने के लिए गई थी। फिर उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा हुआ है कुछ, तो भी करो ऐसा। तो फिर हमने एक बड़ा जैक लगाया, वहाँ से फिर कॉल आया पुलिस को कि इनको मत हाथ लगाओ, वो पैसे भर देंगे। फिर 58 लाख रुपीज़ भर के वो मामला सेटल करवाया। तो ऐसे मतलब लफड़े होते रहते, ठीक है, चल छोड़ो, ये पतपेढ़ी होती है। अभी आप पतपेढ़ी में पैसे डिपॉजिट करोगे क्या? अभी भी कुछ पतपेढ़ी चल रही है, आप करोगे क्या? कभी नहीं करना। कहाँ करने का? बैंक कौन सी लेने का? शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में इंश्योरेंस होता है आरबीआई की तरफ से, 5 लाख रुपए तक का आपके डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस होता है। अगर कल को बैंक का दिवाला भी निकला तो आपको आपके 5 लाख तक रुपए मिल जाएंगे, अगर सेविंग्स में है तो। फिक्स डिपॉजिट आपने किया है तो 50 लाख का क्यों ना हो, वो फुल्ली इंश्योर्ड है। अगर वो बैंक डूबी उसके बाद अगर आपने 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया था, आरबीआई से आपको 50 लाख आपका पूरा मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट टू वरी। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में अगर आपने 5 लाख से ज्यादा पैसा रखा है और वो बैंक अगर डूब गई तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, ऊपर का भूल जाओ, क्योंकि इंश्योर्ड सिर्फ 5 लाख। सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट की नहीं, समझा? ओके। तो ये अब बताओ, ये कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद क्या करना है?
सर उनको वो डिविडेंड को एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना 5 दिन के अंदर। वो बैंक कौन सी होना? शेड्यूल्ड बैंक होना, करेक्ट है। और सर उन्हीं को देना है शेयर्स जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, डिविडेंड जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स या उनके ऑर्डर पे या उनके बैंकर को। एंड शुड नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश। तो जब मैं यहाँ पे कैश बोल रहा हूँ तो मतलब पैसे देना है, आप उन्हें कोई और सामान नहीं दे सकते, कोई वस्तु नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे पतपेड़ी करती है वो बकेट वकेट दे देते थे, सूटकेस देते थे बहुत बार, कभी कभी सिल्वर कॉइन्स आते थे उनके यहाँ से, सिल्वर कॉइन्स देते थे, कभी जब ज़्यादा प्रॉफिट होते थे तो सिल्वर कॉइन दे रहे हैं ऐसा दिखा देते, उस पर नाम वाम लिख के देते ऐसे। पर कंपनीज को ऐसा अलाउड नहीं है, दे शुड पे इन कैश। पर कैश मतलब ट्रांसफर इट थ्रू बैंक अकाउंट्स, तो बैंक अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन 123 शुड बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या आपको बोनस शेयर्स का इशू याद है? क्या फाउंडेशन में पढ़ाया आप? पिछली बैच में मैंने यही बात बच्चों को ऐसे बोली थी कि बच्चों आपने बोनस शेयर का इशू सीखा ही नहीं, क्योंकि वो जब फाउंडेशन से इंटर में आ रहे थे तब इशू ऑफ बोनस शेयर इंटर से निकल के फाउंडेशन में जा रहा था, तो रास्ते में क्रॉस नहीं हुए, वो 4 लाइन हाईवे था, वो उधर से निकल गए इधर से निकल गए, समझ रहे हो? पर आप लोग को ऐसे नहीं बोल सकते, आप लोगों ने सीखा है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। उसमें आपको याद है पहले हमें क्या करना पड़ता है? जब भी बोनस शेयर इशू करना है तो रिजर्व में से हम बोनस ट्रांसफर करते हैं, बराबर। तो सर रिजर्व का इस्तेमाल हो रहा है और बोनस शेयर दिए किन्हें जाने वाले? शेयर होल्डर्स को। तो सर ये तो फिर मतलब ये रूल्स तो उधर भी अप्लाई होने चाहिए, तो वही लिखा है कि सेक्शन 123 के रूल्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते, यानी आप बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए जो भी कुछ करते हो उसके लिए 123 अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ प्योरली किसके लिए है? डिविडेंड डिक्लेरेशन। दैट्स इट। Provided further that any dividend payable in cash may be paid by or by warrant or in any electronic mode to the shareholders entitled to the payment of the dividend। तो ये प्रोविजन बाद में ऐड हुआ है, पहले डिविडेंड कैश में भी देते थे, पर बहुत पहले की बात बोल रहा मैं। अभी तो डिविडेंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? आपके अकाउंट में मिलेगा। तो कैश का मतलब आगे लिख दिया उन्होंने वहां पे, जो मैंने बोला आपको कि चेक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपको पैसा दिया जाएगा। दैट्स इट। प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड ऑलरेडी आपको पता है सारी बात। सर क्या होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट? क्या लिखा है? तो क्या यही बात मैंने आपको बोल दी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो दोनों को इग्नोर कर दो, पर क्वेश्चन में बोला कि इक्विटी को डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस को दो फिर इक्विटी को देना। समझा? पक्का? सर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें ना रिजर्व्स में से उन्होंने लेस करने बोला था, बराबर कि नहीं? उसमें रिजर्व में से लेस करने बोला था, फालतू चालू हो, रिजर्व में से लेस करने बोला था, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था इसलिए हमने किया था, बराबर। बट क्या वहां रिजर्व में से अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये प्रोविजन वहां पे अप्लाई हो जाती है? हाँ, लेकिन वहां हमने ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं, क्योंकि नहीं रे, गलत हो गया फिर। चलो ठीक, बात समझ रहे हो? तो वहां हमने ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, हमने सीधा सीधा लेस कर लिया था। हमने ये अज्यूम कर लिया वहां पे कि सारी कंडीशंस बराबर से फुलफिल हो रही है, तो क्वेश्चन ने बोला है तो करो, बराबर है। नहीं तो जनरली आप डिविडेंड कहां से लेस करोगे? जब आप नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखोगे, P&L में से, P&L में से पहले लेस करो, बराबर है। आई बात समझ? हाँ चलो ठीक है। But such a right can be exercised subject to 3 there being profits and the directors recommending payment of dividend। तो क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड हमेशा देना है? ऐसा मैंने कहा आपसे। जैसे डिबेंचर्स को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में अगर नहीं दिख रहा कहीं पे तो वो हिडन एडजस्टमेंट है, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ हिडन एडजस्टमेंट, और आपको डिबेंचर इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट करना है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का भी तो अमाउंट पता है, रेट भी पता है, पर मैंने ऐसे बोला आपको कि इसकी डिविडेंड की भी हिडन एडजस्टमेंट ट्रीट करो? नहीं, ये पॉइंट पढ़ो कि राइट, दिस राइट यानी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू देयर बीइंग एंड द डायरेक्टर्स रिकमेंडिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डायरेक्ट नहीं मिलता, डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे पेमेंट करना है कि नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड, तभी दिया जाता है। इसीलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करते, हम देखते क्वेश्चन कह रहा है क्या, या फिर एटलीस्ट क्वेश्चन को इक्विटी डिविडेंड की बात करनी पड़ेगी, और अगर इक्विटी डिविडेंड है तो प्रेफरेंस तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा।
वो आपको लेना पड़ेगा, समझा। और हाँ, प्रेफरेंस अगर 6 महीने का है तो वो भी पूरे साल का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का दिया ना तो साल भर का देना आपको, फिर वो हिडन एडजस्टमेंट हो गई। ये पक्का दिमाग में बैठ गया है? बोलो हाँ। हाँ, ये सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, मैंने बताया था आपको, बराबर ना। वो टेबल बनाया ना हमने डिविडेंड का, वो आपको प्रिंट में मिल जाएगा, बराबर है। यस। देन डिविडेंड ऑन पार्टली पेड शेयर्स, यस, ये बच्चों तभी दिया जाता है जब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए क्लॉज लिखा हो। पार्टली पेड शेयर्स यानी क्या? 2-3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, जिसमें एक एग्जाम्पल मुझे नंबर से याद आ रहा है कि 6000 शेयर्स पर पूरा फुल्ली पेड था और बचे हुए 2000 शेयर्स या कुछ थे, उस पे 60 रुपए ही पेड अप था और 40 का कॉल अभी किया जा रहा है। समझो कॉल नहीं कर रहे तो वो शेयर्स क्या हो गए? पार्टली पेड शेयर्स हो गए। तो उन पे डिविडेंड मिलता कि नहीं मिलता? तो मिलता तभी जब क्या लिखा है सर, उनके आर्टिकल्स ने इस बात के लिए ऑथराइज किया है कि वी विल ऑल्सो पे डिविडेंड फॉर पार्टली पेड अप शेयर्स, तभी ये मिलता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। समझे बात? पक्का? सर अगर पार्टली पेड है तो डिविडेंड फुल मिलता है क्या? कहां से मिलेगा भाई? 100 रुपए का शेयर है, 10% डिविडेंड दे रहे हो, आपने 100 रुपए पूरा दे रखा है, आपको 10 रुपए डिविडेंड मिलेंगे 10% के हिसाब से। पर आपने 60 रुपए दे रखे तो 60 का 10% मिलेगा, तो आपको 6 रुपए डिविडेंड पर शेयर। समझा? ये तो सिंपल बात है, पर देना कब है? आर्टिकल्स ने अप्रूव किया है तो, अदरवाइज नहीं। खत्म बात। कॉल्स इन एडवांस, कोई दानदाता होते हैं शेयर होल्डर्स, वो बोलते क्या तुम यार 10-10 रुपए मंगा रहे, ये पकड़ो 100 रुपए, मेरे 1 लाख शेयर है, ये 1 करोड़ रुपए दिए, बात खत्म। समझे क्या? 1 करोड़ को घड़ी घड़ी 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए मत मंगाना है, कॉल वॉल मुझे मत करा करो, ये 1 करोड़ पकड़ो, बराबर है। क्या यहाँ पर कंपनी इसको पूरा लगे शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दी क्या? नहीं, कंपनी को तो जैसे जैसे कॉल किए जाएगा वैसे वैसे ही शेयर कैपिटल को डालना है, पर इसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा क्योंकि पैसा आ गया। क्या इस पे फिर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा? नहीं, कॉल्स इन एडवांस पे कभी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, वो आपकी चॉइस है, आपको देना है तो दो, दे विल नॉट रैंक फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड सर, छोटी छोटी और लॉ की बातें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 124 में कहा है सर, जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 दिन के अंदर पैसा अलग अकाउंट में गया, हाँ, बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन, हमने पे नहीं किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने क्लेम नहीं किया, हमने बड़ी ट्रेस करनी। देखो कंपनी पे ना करे ऐसा तो होता नहीं, कंपनी अपने रूल्स बराबर करती है सब कुछ, क्योंकि कंपनी को फाइन्स बहुत ज्यादा है, नीचे इसकी फाइन पेनल्टी भी लिखी है, तो कंपनी कभी भी गलती नहीं करेगी, उसकी टीम होती है, उसके पास अपॉइंटेड लोग होते हैं, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो कंटिन्यूसली उस चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन आपका बैंक अकाउंट ही लोकेट नहीं हो रहा, आपका बैंक अकाउंट ही चालू नहीं है, डॉर्मेंट हो चुका है, उसमें क्रेडिट्स हो ही नहीं रहे, यानी पैसा डाल ही नहीं पा रही कंपनी, वो रिटर्न हो जा रहा है तुरंत, आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने जो एड्रेस दे रखा है शेयर्स खरीदते वक्त, उस एड्रेस पे हम कंटिन्यूसली लेटर्स भेज रहे पर वो वापस आ जा रहे, क्योंकि वहां पे अब कोई और रहता है जो आपका दुश्मन है, आपने भेज दिया होगा और अब आपका उसका झगड़ा हो गया, तो आप वहां पे लेटर आ रहा है, वो जानबूझ के रिटर्न कर देता है, वो बोलता है नहीं वो आदमी मर गए, इधर है ही नहीं, समझ रहे हो, लोग ऐसा करते हैं, तो वो है ही नहीं, वो भाग गए, वो कुछ हो गया, उनका दिवाला निकल गया, वो भूल जाओ उनको, ऐसा बोलते हैं, तो वो वापस जा रहा है, तो कंपनी लोकेट ही नहीं कर पा रही कि ये कहाँ है शेयर होल्डर, इसको कैसे डिविडेंड दे, तो ये हो गया अनक्लेम्ड डिविडेंड, और ये लाइबिलिटी में जाएगा, ये तो आपको मालूम है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कंपनी के ऊपर रूल्स क्या लगते हैं फिर? सो सर अगर 30 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं गया शेयर होल्डर तक, 30 days मैक्स, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर entitled to the payment of dividend, the company should within from the date of expiry of said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called unpaid dividend account। और एक अकाउंट खोलो, और एक अकाउंट खोलो, उसका नाम भी क्या रखना? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ऐसे नाम से वो अकाउंट खुलेगा, कंपनी के अंडर आएगा वो अकाउंट। सर कंपनी मतलब बैंक में अकाउंट ऐसे नाम से भी खुलते हैं क्या? हाँ खुलते हैं, तो कंपनी के अंडर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से वो अकाउंट चलेगा और उसमें ये सारा पैसा रहेगा। आई बात समझ में? पक्का? हाँ। क्या ये पैसा कंपनी की जागीर है? नहीं, ये कंपनी का लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में दिखता रहेगा अनक्लेम डिविडेंड नाम से। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ओके। कितने दिन के अंदर करना है? 7 दिन के अंदर। पर 7 दिन कब से शुरू होंगे? 30 दिन बाद। 30 दिन के अंदर अंदर लोगों ने मांग लेना है या आपने दे देना है? लोगों ने मांगा नहीं, आपने दिया नहीं, 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा आ जाना चाहिए,
नहीं तो तुम उसका मिसयूज कर रहे हो, तुमको हम वाट लगा देंगे तुम्हारी, आगे फाइन बताते, बहुत बड़ी फाइन है, कंपनी को भी है और शायद डायरेक्टर्स को भी। द कंपनी शुड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर पैसा पहुंच गया, अभी 90 दिन, वहां से शुरू होगा। 90 days of making any transfer of an amount under this section to the unpaid dividend account, जिस दिन unpaid dividend account को पैसा ट्रांसफर हुआ वहां से कितने दिन, 90 दिन। Prepare a statement containing the names, their last known address and the unpaid dividend to be paid to each person and place it on the website of the company if any. लिस्ट बनाओ, कौन कौन है वो महानुभाव शेयर होल्डर जिसको पैसे की जरूरत नहीं, जो पैसे वाले हैं, बराबर, जिसको पैसा मिल रहा पर उसको चाहिए नहीं, बराबर, उसकी लिस्ट बनाओ, कितने शेयर्स उसके पास है, कितना डिविडेंड उसको पे करना है, उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है, ये सारा एक लिस्ट बना के आपकी वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे इसकी लिस्ट को होस्ट करो, ताकि उनके जान पहचान वाले कोई शेयर होल्डर होंगे तो देख कर उन्हें कॉल कर देंगे, कह रहे तेरा डिविडेंड लिया नहीं क्या तुमने, तो वो आपके पास डिविडेंड मांगते आ जाएगा और फिर उसे आप उसका डिविडेंड दे दोगे। तो 90 दिन के अंदर ये लिस्ट बनाना, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं तो ज्यादा टाइम दिया है कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप 90 डेज तक वेट करो, 90 डेज तक अंदर अंदर उसके आपको लिस्ट बना के क्या कर देना है, आपकी वेबसाइट पे होस्ट करना है। इफ एनी एंड ऑल्सो ऑन अदर वेबसाइट्स अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ वेबसाइट्स अप्रूव कर रखी है अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स के लिए, उसमें भी आप ये लिस्ट डाल के रख दो, तो लोग क्या है वहां पे देख लेंगे या कोई और भी देख लेगा तो वो बराबर उसको ट्रेस करके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ जाए ऐसे। इन सच फॉर्म मैनर एंड अदर पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ, पूरी अमाउंट या कुछ पार्ट भी आपने ट्रांसफर नहीं किया, भले वो 100 रुपए क्यों ना हो, क्योंकि पार्ट यानी 100 रुपए भी होता है, तो आपने अगर ट्रांसफर नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ऑफ द कंपनी, इट शुड पे फ्रॉम द डेट ऑफ such default interest on so much of the amount as has not been transferred to the said account at the rate of 12% per annum, and the interest accruing on such amount should ensure to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them. वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी को फिर वो मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा, वो आपने पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट को जितना नहीं डाला उसका 12% इंटरेस्ट चालू हो जाएगा उसी दिन से, जब से आपने पैसा नहीं डाला तब तक, जब तक आप पैसा वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाल देते, 12% के रेट से आपको इंटरेस्ट होगी, जिसका इस्तेमाल मेंबर्स ऑफ द कंपनी के लिए ही फिर से इस्तेमाल उसका किया जाएगा। ओके, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी में अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम। आपने लिस्ट पढ़ी, आपको पता चला रही है तो मेरे पढ़ दादाजी उनके ये शेयर से, अरे मेरा है ये, मेरा डिविडेंड है ये, बहुत बड़ा डिविडेंड का अमाउंट है, अब आप गए मांगने तो इसमें से आपको कंपनी को अप्लाई करना है, कंपनी आपको वो अनपेड डिविडेंड पे कर देगी, सारी चीजें चेक करने के बाद कि आप वही हो या नहीं। एंड फाइनली any amount transferred to the unpaid dividend account of a company in pursuance of this section which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 साल तक कोई आए नहीं पैसे मांगने, फिर क्या कंपनी खा जाएगी क्या? नहीं, ये पैसा फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिए आप, कौन से फंड को ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए फिर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। Established under section 125 of the company should send a statement in prescribed form of the details of such transfer to the authority which administers the said fund, and that authority should issue a receipt of the company as evidence of such transfer। तो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी इसके लिए, क्योंकि अब ये पैसे बड़े रिस्की पैसे, ये किसी और के पैसे, कोई और मजा ना कर ले, इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, यानी आरबीआई का कंट्रोल आ जाएगा, आरबीआई बोल रहा हूँ, एमसीए का कंट्रोल आ जाएगा, और फिर आपको इसका प्रॉपर ऑफिसर को पूरा एक स्टेटमेंट देना है कि इतना पैसा 7 साल हो गए कोई मांगने नहीं आया, तो ये पैसे हमने अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में डाल दिया है, वहां से अब जैसे भी इनके लिए लगेगा हम यूज करते जाएं, समझा? पक्का? ओके। All shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred to Investor Education Protection Fund should also be transferred by the company in the name of Investor Education Protection Fund। बच्चों, जिनका डिविडेंड मांगने नहीं आया वो शेयर्स के मालिक कौन है, कैसे पता चलेगा? सर वो डिविडेंड नहीं मांगने नहीं आए तो मालिक भी कहाँ से है? तो वो शेयर्स भी 7 साल के बाद कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, वो शेयर्स का पैसा भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। तो डिविडेंड भी गया और आपकी जो आपने पे किया था पेड अप वैल्यू वो भी उसी फंड को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का कोई माई बाप ही नहीं ना, दोनों का कोई नाम गाम पता नहीं है, खत्म हो गई बात, ऐसे, दैट्स इट। इसका भी स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है। प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड अबव
should be entitled to claim the transfer of shares from investor education plan in accordance with such procedure on submission of such document as may prescribe. 7 साल हो गए, ट्रांसफर हो गया, 25 साल बाद में किसी पोते पोती को समझ में आया, अरे बाप रे, अपने दादाजी के शेयर तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रिलीफ फंड में चल गए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में चले गए। वो गया कंपनी के पास, अप्लाई करेगा, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फुलफिल कर गया, सबमिट करेगा, वो शेयर्स उसके डीमैट में वापस से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर जब तक वो नहीं आता तब तक वो पैसे वही पड़े रहेंगे, वहाँ से यूज होते रहेंगे। ऐसे होते हैं बच्चों, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। जनरली लोग अपने शेयर्स लेके भूलते नहीं आज के डेट में, अब तो डीमैट में होता है सब कुछ, तो अभी हर चीज़ एकदम ईजी हो गई। पहले के पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लोग शेयर ले लेते थे, कोई अचानक एक्सीडेंट में अगर गुजर गया और बताया ही नहीं था उन्होंने घर पे कि हमने शेयर ले रखे, तो उन शेयर का कोई मांगने वाला ही नहीं आता था। और तब थोड़ी कोई बैंक अकाउंट लिंकिंग थी, आधार पैन लिंक थे, मोबाइल नंबर थे, कुछ नहीं था, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे। और एड्रेस बदल जाते थे, लोग अपना घर बदल लेते थे, क्या वो गठरी बांधी, चलो घर बदल दिया, खोली बदल गई, तो उसमें एड्रेस भी चेंज हो जाते थे, तो उसके लिए ये सब आते थी। अब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा, मतलब इतना अभी ये एकदम ऐसा फील भी नहीं होता कि ऐसा होता होगा। हाँ, कुछ केसेस में अभी भी होता होगा, पर पता नहीं अभी ये ज़्यादा कितना होता है। पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड का पैसा इन्वेस्टर्स के लिए यूज होगा। अगर कोई क्लेमेंट मांगने आ ही जाता है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सारी बातें तुम बराबर। सर अब हम एक काम करेंगे, घर जाके लिस्ट निकालेंगे, इसमें से कोई हमारे सरनेम का सेम मिल जाएगा, जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, भारत में बन जाते हैं। कुछ लोग करते हैं, ऐसा फ्रॉड हुए ऐसे भी, बराबर है, और वो पैसा क्लेम करेंगे, वो शेयर्स भी क्लेम करेंगे, पर कंपनी भी इतना इजीली ये सब नहीं करेगी। और जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट करवा देगी आपका डायरेक्ट, हाँ कि सच में हो के ठीक है, दैट्स इट। एंड अब ये सब अगर कंपनी फेल होती है कंप्लाई करने के लिए विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी विल बी with fine which not be less than 5 लाख रुपीज। कम से कम 5 लाख फाइन है, कम से कम, but which may extend to 25 lakh rupees and every officer of the company who is in default, officer को भी punishment है, fine which will not be less than 1 lakh rupees which may extend to 5 lakh। आपका जो क्वांटम है गलती का वो कितना है उसके हिसाब से फाइन डिसाइड करेगा, पर कम से कम 5 लाख तो कंपनी को और 1 लाख तो ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया उसको लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक लगा सकते हैं कंपनी को, और 5 लाख लगा सकते हैं हर ऑफिसर। बहुत बड़ा फाइन, 25 लाख, 500 की गड्डी का 50,000 होता है। इमेजिन करो 25 लाख के लिए ऐसी 50 गड्डी लगेगी, समझ रहे हो क्या? तो बहुत बड़ी वो अमाउंट हो गई। दैट्स इट, रेडी। अब आ गए हम कहा, इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो ये सारी जो मैंने बात बोली अभी, ये सारा डिस्कशन था थ्योरेटिकल। अब ये जो ऊपर आपको मैंने लिमिट्स दिखाई थी किसकी, कि रिजर्व्स में से हम कितना यूज कर सकते हैं, वो लिमिट्स मैंने यहाँ पे फिर से लिख दी है। अब मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है जरा एक बार इस पे नजर डाल लेते, ध्यान देना अच्छे से। तो सेक्शन 123 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ करंट your profits and your free reserves only। okay, free reserves में से दे सकते, current या profits में से दे सकते, लेकिन after providing depreciation as per section 123(2)। तो ये क्या लफड़ा है सर सेक्शन 123(2)? बच्चों हमारे अकाउंट्स के हिसाब से हमने डेप्रिशिएट कर रखी है एसेट्स, ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉफिट्स वगैरह निकाल रखे, लेकिन ये जो कंपनीज एक्ट के रूल्स है डिविडेंड डिक्लेरेशन के, इन्होंने अपनी डेप्रिसिएशन की अलग ही और प्रोविजन बना के रखी। सर एक मिनट, पहले ये बताओ, आप इनकम टैक्स के बारे में भी बहुत बार बोलते रहते हो कि इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग तरीके से होता है, वहां पे रेट्स भी फिक्स्ड है, मेथड भी फिक्स्ड है। अकाउंट्स में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है मेथड्स के, आप उसमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आपका ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू इज इंपॉर्टेंट। एंड ये जब आप डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, करंट ईयर के हो या फ्री रिजर्व्स हो, आपको उसमें पहले सेक्शन 123(2) के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करना। काम करता हूं मैं, आपको थोड़ा सा गूगल पे लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन
123(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या लिखा है, इधर से पढ़ते हैं, एमसीए का भी था। ये क्या लिखा है, पढ़ो। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया। प्रोवाइडेड दैट, ये यहाँ पे प्रोवाइडेड दिख रहा है आपको, ये वाला, provided that a company may before the declaration of any dividend in financial year transfer such percentage of its profits for the financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company. After doing that, नीचे लिखा है सर अगर इनएडिक्वेसी होगी तो रिजर्व्स में से यूज करो, पर रिजर्व्स में से यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से डेप्रीसिएशन लेस करना है। मैं आपको सीधा डेप्रीसिएशन की प्रोविजन ही दिखाना चाहता हूँ, बट इसमें मुझे वो दिख रही नहीं है। ये सेक्शन 123(1) आया है, यहाँ पे दिख रहा है सब सेक्शन 1 है। हमें 2 चाहिए था तो यहाँ 2 नहीं दिया, तो मैं इधर ही सर्च करूँ क्या। ठीक है, छोड़ो, हम वापस पीछे आ जाते हैं। ये तो बेयर एक्ट आ गई पूरी की पूरी आपकी। आप ये पढ़ते हो क्या, ये देखो बेयर एक्ट में चैप्टर नंबर 8, आपको याद है ना, कंपनीज एक्ट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 29 चैप्टर्स है। मैंने आपको फाउंडेशन में ही बता दी थी ये बात, तो 7 शेड्यूल्स है, तो उसमें का 8 चैप्टर है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसमें सेक्शन 123। तो मैं काम करता हूँ, सर्च करता हूँ सेक्शन 123, उसमें सर्च बार नहीं है पर कहीं पे भी। क्या मैं सेक्शन 123(2) पे ऐसे जा सकता हूँ क्या? आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ना कंपनीज एक्ट में, आप ये बेयर एक्ट में से भी पढ़ते जाओ साथ साथ में, आपके मॉड्यूल में से तो पढ़ते ही होंगे आप शायद। बेयर एक्ट पढ़ लो, मॉड्यूल मत पढ़ो, चलेगा। ये रहा, ये देखो सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नंबर 1 आ गया, फिर सब सेक्शन 2 क्या लिखा है, पढ़ो। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन की प्रोविजंस दी हुई है। शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। शेड्यूल 2 में बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए डेप्रिसिएशन कैसे लेस करना है प्रॉफिट्स में से। तो आपने जो अकाउंट्स में ऑलरेडी डिप्रिशिएट कर रखा है वो अपने हिसाब से उसे ऐड बैक करना पड़ेगा, और इनके शेड्यूल 2 के हिसाब से लेस करना पड़ेगा। तो अब मैं जाता हूं कहां, बोलो ना। और आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में जब मैंने 7 शेड्यूल के नाम बताए थे, उसमें शेड्यूल 2 में यही सेम लिखा हुआ है। आप अगर वीडियो अभी भी देख सकते हो कंपनीज एक्ट के तो जरूर जाके देखना। अभी फिलहाल हमें शेड्यूल 2 देखना है। इसका कीपैड क्यों नहीं खुल रहा है? ये देखो बच्चों, आ गया शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं सीधा है ना यहाँ जाता हूँ। ये देखो, इन्होंने शेड्यूल 2 ने डेप्रीसिएशन के कैलकुलेशन के अपनी अलग मेथड्स दे रखी। मतलब आप जो अकाउंट्स में करते हो भूल जाओ, आप जो टैक्स में करते हो उधर ही करो, ये हमारे हिसाब से। इन्होंने क्या किया है, सारी टैंजिबल एसेट्स के लिए एसएलएम मेथड यूज होगा डेप्रिसिएशन के लिए, और जितना हम बोल रहे हैं उतना ही डेप्रिसिएशन आपने लेस करना है। देखो, हमें ऑब्वियसली आपसे रिजर्व्स यूज करवाने, प्री रिजर्व जो है उनका इस्तेमाल करवाना है।
आप क्या करोगे, ज्यादा रिजर्व यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज अ टूल जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो लॉ बनाए, जो रूल बनाए उसको तोड़ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, तो आप वहां पे कुछ भी कम ज्यादा करके खेल सकते हो उसके साथ। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको हम इसके भी रूल्स बना के दे दे रहे कि हम बोले उतना ही डेप्रिसिएशन लो और फिर जो प्रॉफिट्स या रिजर्व्स आए उनका इस्तेमाल करो डिविडेंड के लिए। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि बिल्डिंग अगर है तो 60 साल की लाइफ लेके चलना है उसकी, और फैक्ट्री बिल्डिंग है तो सेम 30 साल की। बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग है, अदर देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, अगर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 60 साल, अदर देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 30 इयर्स। फेंसेस, वेल्स, ट्यूबवेल्स है तो 5 साल, अदर्स है तो 3 साल। देन आपके कारपेट रोड्स है, उसमें कारपेटेड रोड्स में आरसीसी वाले है तो 10 साल। ऐसे हर एक की अलग अलग लाइफ इन्होंने दे दी हर एसेट की। इतनी लाइफ के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और वही डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट्स या रिजर्व में से लेस करो और फिर आपके जो प्रॉफिट्स या रिजर्व बचेंगे उसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। समझ में आ रहा क्या? तो ये जो अभी अभी अपने को इतना पूरा सेक्शन 123(2) पढ़ना है क्या? नहीं। अच्छा 123(2) में तो कुछ लिखा नहीं खास, शेड्यूल 2 पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो शेड्यूल 2 का नाम ही है क्या, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन, यानी आपके डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो बेसिकली आपको करना यह है कि सर हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स में से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 123(2), दैट इज बेसिकली एज पर शेड्यूल 2। बराबर? ओके पक्का? ग्रेट। अब ये देखो क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर पर provided that company has incurred loss during current financial year up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, then the rate of dividend should be less than or equal to average rate of previous 3 years। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वो वहां पढ़ा हमने, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। अब ये इसलिए लिखा क्योंकि ये बात भी एमसीक्यू में पूछने लायक मुझे लगी। तो एक ये एमसीक्यू में पूछने लायक है, दूसरा ये, बाकी वो मैंने 5 दिन में ट्रांसफर करो, फिर 30 दिन में उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट को डालो, 7 दिन में उसकी लिस्ट बनाओ किसका किसका है और उसको वेबसाइट पे होस्ट करो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हुई वेबसाइट पे भी, और 90 दिन के अंदर वो पैसा आपको ऑब्वियसली जो भी आपके 90 दिन के अंदर लिस्ट बना के वेबसाइट पे डालना है, एंड फिर 7 साल के अंदर आपको पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड को ट्रांसफर कर दे। बराबर? वो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, वो आपको अगर फिर से अगर रीड करने की इच्छा हुई तो आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके बोलो हाँ। हाँ फिर कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड। आप कैपिटल का ही यानी उन्हीं का पैसा उन्हीं को डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। अब बताओ करंट ईयर के प्रॉफिट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट लिमिट्स। कितने भी प्रॉफिट्स हो सारे के सारे उड़ा दो, डिविडेंड के लिए चलेगा। पर क्या करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट है कितना, पर ये प्रॉफिट आपने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद निकाला हुआ है, वही एसपीएल का प्रॉफिट, वही प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स पहले आप इसमें क्या करो, अपने पीएनएल में जितना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज किया हुआ है वो ऐड बैक करो, मतलब उसका इफेक्ट निकल गया। वंस दैट इज डन, उसके बाद आपको सेक्शन 123(2) के हिसाब से डेप्रिसिएशन का फिर से कैलकुलेशन करना है। तो कौन सी एसेट है, जाके देखो शेड्यूल 2 में उसकी कितनी लाइफ दी है, एसएलएम बेसिस से उसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है निकालो। वो डेप्रिसिएशन आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन बनेगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यानी सर अब एक नहीं दो नहीं 3 अलग अलग डेप्रिसिएशन हो गए हमारे। इनकम टैक्स का अलग, अकाउंट्स में हमें जो करना है वो अलग, और ये और नया। अगर डिविडेंड आपको फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर या टोटल प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर करना है करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, तो उसके लिए पहले प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ता है। ऐसे समझा गया? और ये करना ही पड़ता है हर कंपनी को, ये करना ही पड़ेगा ना हर कंपनी को। ये ऐसा थोड़ी कि ये करना है इसलिए ये करना है, नहीं, ये करना ही है। करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी आपको डेप्रिसिएशन इसी हिसाब से लेस करना है। थोड़ा समझ में आ रहा है? ओके अब बताओ फिर क्या मिल जाएगा, फिर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, यूज करो। जाओ अब आ जाओ विथ लिमिट्स, यानी क्या, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स के लिए लिमिट्स जो है वो दी है इन्होंने, लोअर ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिक्लेयर्ड या यूज्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फर्स्ट, टोटल फ्री रिजर्व्स लेस 15% ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
इतना आप यूज कर सकते हो। सर टोटल रिजर्व्स माइनस 15%, अच्छा यानी 15% रहना चाहिए। ओ समझ में आया क्या आपको? सर ऐसे नहीं, ऐसे बताओ, ये देखो ये मेरे पूरे रिजर्व्स है, बराबर है कि नहीं? तो इसमें से इसको हाथ नहीं लगाने का, बाकी का पूरा भले ही तुम उड़ा दो, समझा गया? तो कितना उड़ाना, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर 85% ऑफ द फ्री रिजर्व्स। हाँ अभी लॉ ने ऐसा बोला है तो ऐसे लिखा मैंने क्या कि टोटल रिजर्व में से 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल बचना चाहिए। ये 15% किसका है? लेकिन ये इसका 15% नहीं है। बापरे बड़ी गलती हो जाती है। तो इसी के 15% के पीछे लग जाते हैं। किसका 15%? पेड अप शेयर कैपिटल का 15%, जिसमें कौन कौन आता? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पेड नहीं लिखा, मैंने पूरा वर्ड लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सिर्फ इक्विटी लेना है क्या। ये सारा डिविडेंड जो चल रहा है, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये किसके डिविडेंड की बात होगी? दोनों के। प्रेफरेंस भी को डिविडेंड देना है तो वो भी करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से आप कितना भी दे दो, पर अगर रिजर्व यूज करने हैं तो यही चीजें अप्लाई होती है उसको भी, समझा गया? दोनों के लिए ये ओके। तो पहली कंडीशन ऐसे सही लग रही है आपको कि आपको ऐसे चाहिए कि आफ्टर विदड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम रिजर्व्स 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल शुड बी रिमेन। मैंने उसको प्लस माइनस में लिख दिया कि टोटल रिजर्व माइनस 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल यूज किया जा सकता है। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बच गया, समझ में आया? हाँ, पर लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ये अगर छोटा रहा तो ये, नहीं तो अगला अगला क्या लिखा है? 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस टोटल फ्री रिजर्व्स। 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस योर फ्री रिजर्व्स, इसको आप टोटल करो, उसका 10% आप यूज कर सकते हो। अगर समझो ये 10% आया 1 लाख, और ये टोटल रिजर्व्स में से 15% माइनस करने के बाद ये आया 50,000, कितना यूज कर पाओगे? 50,000। एंड ये सब होने के बाद अगर आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के प्रॉफिट से, ये तो चलेगा ही नहीं ना, ये लोअर हो जाएगा। भले ही सर वो रेट ऑफ डिविडेंड इसको भी फुलफिल कर रहा है, इसको भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आपके पास रिजर्व भी बहुत सारे पड़े, लेकिन पिछले 3, अभी इस साल इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ना, तो पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड का उतना या उससे कम करो डिक्लेयर, वरना मत करो, समझा? अब क्या इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? तो पहले काम करते हैं, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने खुद ऐसे लिखे, बट मेरे को याद आ रहा है पिछले साल कोई तो एक, दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत आई थी हमें, वहाँ पे नंबर्स टैली नहीं हो रहे थे, मन से बनाए तो नंबर्स टैली नहीं हो रहे थे, तो हमको क्वेश्चन मॉडिफाई करना पड़ा था। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने इसमें मॉडिफाई किया हुआ है कि नहीं, मैं चेक कर लूँगा। पहले हम मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, और फिर एक मॉक टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन है जो ऊपर है, वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसको लिखना कैसे है ये भी समझना है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, यस 5 या 4। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, ये देखते से ही क्या सेक्शन 123 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, व्हिच मींस दे हैव टू, इफ दे हैव टू डिक्लेयर डिविडेंड दे हैव टू यूज देयर रिजर्व्स। आगे पढ़ो क्या लिखा है। XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of जनरल रिजर्व, यानी फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर करना चाह रहे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount that can be utilized from जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल्स 2014। तो कितना पैसा जनरल रिजर्व में से यूज किया जा सकता है डिविडेंड की डिक्लेरेशन के लिए करना। पहले क्या कैलसी पे चेक कर ले फिर लिखे, पहले कैलसी पे कर ले। सुनो, सबसे पहले बताओ क्या क्या लिखा है। 17,500 9% की प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के 17.5 लाख। 8 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के 80 लाख। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2021 को है 25 लाख का। कैपिटल रिजर्व 1 अप्रैल 2021 को है 3 लाख का। रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 अप्रैल 2021 को है 3.5 लाख का। मुझे बताओ ये दोनों रिजर्व्स का इस्तेमाल हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों फ्री रिजर्व्स नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो क्रिएटेड रिजर्व है जो हमने सिर्फ लैंड की वैल्यू को या किसी और एसेट की वैल्यू को अपवर्ड वैल्यू कर दिया है।
एक्चुअली कुछ कमाया है क्या? नहीं, तो वो भी फ्री रिजर्व नहीं, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। वैसे ही कैपिटल रिजर्व भी फ्री रिजर्व नहीं, उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो ये दोनों रिजर्व तो गए, तो बचा कौन सा? जनरल। सर उन्होंने पूछा भी जनरली है, उन्होंने पूछा भी सिर्फ, ओके ठीक है, तो सर ये दोनों तो यूज नहीं होंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख? हाँ। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन 12%। सबसे पहले तो ये कंडीशन पिट गई, क्या बताओ? ये कंडीशन तो हो गई ना चेक। सर पिछले 3 साल का एवरेज कितना? 12%, और हम रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, यानी ये डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। 12% पिछले 3 साल का एवरेज रेट है, उससे कम रेट पे हम डिविडेंड दे रहे हैं, खत्म। तो ये कंडीशन तो चेक हो गई, करेक्ट निकल गई, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कर दो ना फिर 10% डिक्लेयर डिविडेंड। अरे बाकी दोनों कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए ना, तब 10% का डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, बताओ हमारा इक्विटी शेयर का फुल्ली पेड अप वैल्यू कितना है? मैं पहले ओरली करके दिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेटर पे, फिर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, वो आपको लिख लेना, ठीक है? 80 लाख का टोटल मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी का, 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने का ठहरा है। तो बताओ 80 लाख का 10% कितना? तो 8 लाख रुपए तो हमें क्या करना है? डिविडेंड देना है, बराबर? हाँ। अब बताओ करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितने मेरे पास? 3 लाख पूरे। तो क्या इसमें से 3 लाख तो यूज हो जाएंगे पूरे? बोलो ना हाँ। हाँ तो बोलो, फिर मैं गाली देता हूँ आपको। हाँ, तो सर 3 लाख रुपीस में से हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देंगे। तो बताओ प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 17.5 लाख। क्या रेट ऑफ डिविडेंड है उनका? सर 10%। और वो उनके आगे लिखा होता है, उनके नाम में ही उनका रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और वही देने का होता है। तो 1,57,500 रुपए डिविडेंड तो किसका बन गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो 3 लाख रुपीस में से आप पहले 1,57,500 दे दोगे, तो कितना बचा? 1,42,500। ये किसके लिए फुल्ली यूज हो सकता है? इक्विटी डिविडेंड के लिए। तो इसको भी लेस कर दो फिर 8 लाख में से। 8 लाख में से लेस करने के बाद अभी भी कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है? 8 लाख का डिविडेंड। ये पैसा कहां से यूज हो सकता है? जनरल रिजर्व। पर हो सकता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। सर अगर इतना आपको जनरल रिजर्व से यूज करना है, तो इतना यूज होने के बाद आपके जो जनरल रिजर्व्स है यानी फ्री रिजर्व्स है, उसमें 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल बचना चाहिए। पेड अप कैपिटल है कितना? 80 लाख प्लस 17,50,000 का 15%, 14,62,500। क्या मैंने बोला बराबर है? ये अमाउंट आपके कैलसी पे आई है क्या? पक्का आई है ना? पेड अप शेयर कैपिटल का 15%। मेरे को बताओ अभी मेरे रिजर्व्स में पैसा कितना है? 25 में से अगर मैं इतना यूज कर लेता हूं तो बचेगा कितना? 18,42,500 बचेगा। मुझे कितना बचवाना चाहिए? बचवाना था इतना ही, तो ज्यादा बच रहा है, अच्छी बात। यानी क्या पहली 15% वाली, दूसरी कंडीशन 15% वाली भी फुलफिल हो गई? इतना यूज करना अलाउड है यानी? हाँ। अब तीसरी कंडीशन, कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। करो 17,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 25 लाख, फ्री रिजर्व भी ऐड करने इसमें। बोलो हाँ। हाँ, कितना आ गया? 1,22,25,000। इसका 10% कितना यूज कर सकते हैं? 12,25,000 आप यूज कर सकते हो। सर हम तो 6 लाख ही यूज कर रहे हैं, यानी क्या 6,57,500 फुल्ली यूटिलाइजेबल है। यस, यानी आप पूरा 8 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आएगा? पक्का? सर एक मिनट, यहाँ 12% की जगह 9% दिया है, अभी बोलो। 12% की जगह 9% दिया। अब आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ये आंसर दो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मत बोलो, कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ये आंसर दो। अमाउंट में बताना है आपने, अमाउंट। चलो कम ऑन, कॉन्फिडेंस। आंसर चाहिए मुझे। एक
8,77,500 का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आप किसके लिए बात कर रहे हो? दोनों के? दोनों। मैं इक्विटी का पूछ रहा था वैसे, सिर्फ प्रेफरेंस का तो हो गया डिक्लेयर, पे भी कर दिया उनको, छोड़ दो उनको, वो 157 गया। तो मैं सिर्फ इक्विटी का पूछ रहा, अगर ये 9% होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे सकते थे? 7,20,000। अब कर क्या रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको कोई कंडीशन चेक ही नहीं करनी। जब मैंने 12% 10% चेक कर दिया तो बाकी कंडीशन सारी फुलफिल हो गई है उससे, तो 9% पे तो डिविडेंड और कम देना है ना, तो बाकी कंडीशन क्यों चेक करनी है? बस एक ही कंडीशन पिट गई कि वो चाहते थे 10 लेकिन पिछले 3 साल में दिया है 9, तो भैया 9 से ही देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप 9 दे सकते हो या उससे कम। कंपनी बोलती 7 दे तो 7 दे, कंपनी बोलती 8 दे तो 8 दे, कंपनी बोलती 10 दे तो क्या बोलना, 9 ही दे, क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज तेरा 9 है और इस साल तेरे प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, इसलिए 9% से कम दे। कैसा लगा? समझा? या 9% है मैक्सिमम, 9% या उससे कम दे सकता है, तो 9% यानी 7,20,000। अच्छा, 7,20,000 देने के लिए अपने पास ये तो पड़ा है, सॉरी ये तो पड़ा है, बाकी बचा कहां से आएगा? रिजर्व में से। क्या रिजर्व में से लेने के लिए उतना अलाउड है? सर बहुत अलाउड है सर। 12,75,000 कुछ आया था 10%, वो भी अलाउड है, 12,25,000। और 14,62,500 कुछ आया था, वो 15% रखना है, उसके बाद में 14 लाख आप यूज कर सकते हो। नहीं, 15% यूज कर सकते हो, 14 लाख उसके बाद भी बच रहा था, तो मतलब आराम से आप यूज कर सकते हो। तो 9% तो इजीली डिक्लेयर होगा। फिफ्टीन परसेंट वाला कंडीशन कैसे चेक करना फिर से बताओ? तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, इधर ध्यान देना, ये 12 ही रहने देते हैं। मुझे कितने पैसे रिजर्व में से चाहिए? इतने, बराबर है। आप रिजर्व में से इतने यूज कर सकते हो कि नहीं, ये चेक करने की। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि आप टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% यूज कर रहे हो। तो पेड अप शेयर कैपिटल ये दोनों हो गए, फ्री रिजर्व्स ये हो गए, इन तीनों की टोटल का आप 10% यूज कर रहे हो। अगर उससे कम यूज कर रहे हो तो बल्ले बल्ले, उससे ज्यादा यूज कर रहे हो तो गलत है। समझ में आ रहा? ओके, ये हो गई एक। अब 15% वाली कंडीशन, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। आपका पेड अप कैपिटल कितना है? 80 लाख प्लस 17,50,000। लीजिए कैलकुलेटर पे, 97,50,000। इसका 15% कितना है? इसका 15% बताओ। इसका 15% 14,62,500। मुझे बताओ 14,62,500 पेड अप कैपिटल का 15% है। इतना आपके रिजर्व्स में आफ्टर यूसेज रहना चाहिए। अभी रिजर्व्स कितने हैं? 25 लाख। तो इस अमाउंट को जरा 25 लाख में से माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 10,37,500। इतना आप 15% वाली कंडीशन से यूज कर सकते हो। समझा क्या? मैंने पहले कैसे करके दिखाया था कि इसमें से ये माइनस किया था और बोला था कि 14 लाख से तो ज्यादा ही पैसे बच रहे, बराबर। तो मैंने बोला था 14 लाख से ज्यादा बच रहे तो 15% से ज्यादा बच रहे, तो सही है, आप इतना यूज कर सकते हो, तो आप 10% का डिविडेंड दो। अभी मैंने अलग तरीके से बता दिया। अभी मैंने कैसे बताया? इसका 15% आप यूज कर सकते हैं, इसका 15% आपको रखना है, तो बाकी का आप यूज कर सकते हो। बच्चे गलती करते थे, बच्चे बोलते सर सिंपल मैथ्स है, इसका 85% यूज कर सकते हैं, मतलब अरे नहीं रे, तो सर फिर इसका 85% यूज कर सकते हैं, अरे नहीं रे, दोनों गलत है। 85 वाली कोई बात ही नहीं इधर, समझे क्या आप? इसका 15% इसमें रहना चाहिए, बाकी का आप यूज कर सकते। तो इसका 15% निकालो, 25 लाख में से माइनस करो, समझा? जो बचा वो आप यूज कर सकते हो। तो 10,37,500 रुपए आप यूज कर सकते हो, पर आप यूज कितना करना चाह रहे हो? कंपनी खुद क्या बोल रही है? हमको 6,57,500 चाहिए। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, 10,37,500 यूज करो, तो कर, वो भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम क्या बोलेंगे, उतने की जरूरत ही नहीं, आपको 6,57,000 चाहिए, यूज करो, बाकी पड़ा रहेगा रिजर्व में, बाद में काम आएगा। समझा? ऐसे इट इज इजी, एनी प्रॉब्लम? अब इसको लिखना है, तो लिखो
अभी आपको क्वेश्चन नंबर क्या देना चाहिए, तो ये मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो क्योंकि आप मॉड्यूल से ये क्वेश्चन रेफर करोगे। और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी पिछली बैच में लिखा था, मैं वही से लिखा देता हूँ। अभी मैं वापस क्यों इतना लिखा हूं ना, हाँ, क्या हमें 8 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट इतना बच रहा है। अच्छा, ये करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे बच रहा है, तो सर एक काम करो, रुको, ये आप ऐसे मत लिखो, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता, 1 मिनट रुकना। ये पिछले साल लिखा था, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता, टाइम भी बच जाएगा अपना। करंट ईयर प्रॉफिट था कितना, 3 लाख, तो वो हमें ना इनर कॉलम में लिख देंगे 3 लाख, 3 लाख। इसमें से क्या करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मैंने लिखा नहीं है उसमें, इस साल मैंने सिर्फ बता दिया था। 17.5 लाख का 9%, 17.5 लाख का 9%, that is 1,57,500. So how much could be used for equity dividend? 1,42,500. So amount to be utilized from free reserves is 6,57,500. ऐसे आ जाएगी आपकी अमाउंट। बराबर। अब इतनी दे सकते कि नहीं दे सकते, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें वो 3 कंडीशंस चेक करनी है, तो वो कैसे लिखनी बता रहा हूं। यहां तक हो गया। तो ये रही वो तीनों कंडीशन, आप कंडीशन ऊपर नीचे कर दो चलेगा एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लिखनी तीनों है और फिर बताना है फाइनली यूज कर सकते कि नहीं। कंडीशन 1, declared rate of dividend is 10%, which is less than average rate of dividend declared in previous 3 years, which is 12%. Condition 1 is satisfied. Second condition, you can use 10% of the paid up share capital plus free reserves. Condition number 2, and then condition number 3, क्या आप कितना यूज कर सकते हो, तो फ्री रिजर्व्स में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचने के बाद जो भी है सारा आप यूज कर सकते हो।
डन। तो एक मिनट सर, हम तो 12,25,000 या 10,37,500 में से जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं, विच इज लोअर। तो 10,37,500 हम यूज कर सकते हैं, बट हमें चाहिए जब 6,57,500, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे आंसर, कि अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड आउट ऑफ रिजर्व्स इज 6,57,500। हाँ, अगर इन्होंने बोला होता कि हमें 12 लाख रुपए यूज करने हैं, तो हम क्या बोलते, नहीं यूज कर सकते, आप 10,37,500 रुपए फिर मैक्सिमम यूज कर सकते हो। कहाँ से, फ्री रिजर्व्स। और बाकी 1,42,500 कहाँ से आ रहा है, आपके करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, आफ्टर डिक्लेयरिंग, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। समझा, पक्का। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। ये मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हमने कल भी देखा था शायद। ये देखो एक क्वेश्चन, ये आरटीपी में 2021 में 5 मार्क्स के लिए था, ठीक है। पहले समझते क्वेश्चन। XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserves due to inadequacy of profits in the year ending 31st March 2020. From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to the company's declaration of dividend out of reserves rules 2014. 5 lakh equity shares of ₹10 is fully paid up, 50 लाख का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व 25 लाख के, रिवॉल्यूशन रिजर्व 6.5 लाख के, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,42,500 का है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स बोल दिया सीधा, हैज बीन 12%। तो बच्चों 10% डिक्लेयर करना है, 12% तो पिछले 5 साल का एवरेज है, तो ऑब्वियसली डिक्लेयर हो जाएगा 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, कैलसी पे चेक करें पहले कंडीशन। यस, दूसरी कंडीशन क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सर लगभग सेम डेटा है, बस अमाउंट थोड़ी बदल गई है। और यहाँ इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट भी वही दे दिया है, बस इन्होंने प्रेफरेंस का डिविडेंड जो था वो हटा दिया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हटा दिया, बराबर है। हाँ, अब एक मिनट, तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल अब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। ओके, तो मैं पहले चेक करना चाह रहा हूँ, पहली कंडीशन तो चेक हो गई, 3 साल के एवरेज से कम रेट से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, डन, चेक। सेकेंड कंडीशन बताओ, सेकेंड कंडीशन हम क्या चेक करें सर, 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व हम यूज कर सकते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख प्लस फ्री रिजर्व है 25 लाख, उसका 10% आ जाएगा 7,50,000, ठीक है। तो 7.5 लाख हम 10% वाली कंडीशन से यूज कर सकते हैं, और यूज होने के बाद रिजर्व में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचना चाहिए। तो 50 लाख का 15%, 7.5 लाख, तो 17.5 लाख रुपए हम वहां से यूज कर सकते हैं। तो 17.5 तो बहुत बड़ा हो गया, 7.5 हमारी पहली कंडीशन से आया था, तो 7,50,000 हम यूज कर सकते हैं। अब कितना चाहिए, अब ये बात करें तो सर 50 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल का 10% यानी 5 लाख का तो डिविडेंड देना है। 5 लाख के डिविडेंड में से 1,42,500 तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स पड़े हैं, यानी लग रहा कितना है, 3,57,500, बराबर है। हाँ, आप यूज कितना कर सकते हैं, 7,50,000। तो बताओ इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं कुछ, ठीक है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं कुछ, लिखा है कि कहीं पे असर, हाँ, असर्ट इन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम रिजर्व्स, तो कितना यूज करोगे, 3,57,500 आप यूज कर पाओ। आई बात समझ में, सर नहीं 7.5 लाख यूज कर सकते हैं, पर करना कितना है, 3,57,500 लिखोगे कैसे, समझाए, देख के दिखाओ। पहले क्या करोगे, टोटल डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड टू बी पेड, अभी जैसे लिखा ना वो देख देख के लिखोगे आप ऑब्वियसली, तो वैसे ही करो सर। इक्विटी डिविडेंड क्वेश्चन नंबर ये आपकी नोट्स में आएगा 22, 22 नहीं, रुको, अब इसका नंबर मत लिखो, अभी चेंज हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मैंने इसी सीक्वेंस में डाले हैं ना, तो मॉड्यूल के 12 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके नोट्स में आएगा 10 नंबर पे, 12 और 10 22, 22वां है तो 10वां हो जाएगा, ट्राई करें।
अच्छे से लिखो। मैं लिखाऊँ पहले इक्विटी डिविडेंड टू बी पेड लेस करंट ईयर प्रॉफिट्स, फिर प्रॉफिट्स टू बी यूज फ्रॉम sorry dividend to be declared from reserves या amount to be utilized from reserves, फिर कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। आया क्या? बस इतनी सी बात थी। और ये चैप्टर हो गया ऑफिशियली खत्म। अरे और एग्जाम्पल है अभी, बात इतनी सी थी, क्वेश्चन और है ना। चलो ये हुआ, समझा सबको। कल नया चैप्टर शुरू करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एब्सेंट रहना तो कल एब्सेंट क्यों था? तो कल सच्ची तो इतना हट्टा कट्टा लगता, तो बीमार बहुत जल्दी होता है यार। कह रहे ये हमारा ध्रुव देख, साइकिल पे आता रोज तो फिट है वो एकदम। साइकिल पे आया करो तुम सब, पैदल आते आते करो नजदीक, तुम लोग साइकिल पे आया करो सब, तो भी आओ साइकिल पे। मैं भी आऊंगा तुम्हारे, बस मेरे को साइकिल दिला दो लेकिन, मुझे 10 साइकिल आ जाएंगी। लेता मैं भी, चलो साइकिल एक देखता हूँ। मेरे को भी अभी वापस एब्स वैब्स बनाने हैं, थोड़ा बॉडी बनाने की। जवान है मैं अभी भी बहुत। रस्ट हो गई तो कलर मार दो ना। मेरी भी मेरी बचपन की स्कूल जाने वाली साइकिल आज भी संभाल के रखी। मैंने कोविड में उसको खुद पूरा मॉडिफाई किया था, तो पूरा खोल के पॉलिश की करके उसको रब करके फिर उसको नया पेंट किया था, उस पर ग्राफिक्स कर रहे थे। अभी सड़ रही है वो पड़ी। ये क्या है? सॉल्व करो ये। हाँ और है पढ़ो क्वेश्चन से। झूठ मत बोलो। 1 बजे किसी का खाना बाकी नहीं रहता, 1 बजे तक सब खाना खाते हैं। खाना बाकी तुम्हारा? भूक लागली, हाँ दुसऱ्यांदाच बाकी असं सांग। और एक क्वेश्चन देख लो, 1 मिनट। आई थिंक लगभग सेम ही है, बस यहाँ कैपिटल 50 लाख की जगह 80 लाख कर दिए, उतना ही फर्क है। और अमाउंट्स तो वो भी सेम है बाकी की, यानी जो क्वेश्चन हमने मॉड्यूल का सॉल्व किया ना, लगभग वही हो गया। बस इसमें क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया नहीं है, तो 15% और वो 10% बदल जाएंगे, अमाउंट्स बदल जाएंगे, बट क्वेश्चन सेम है, फिगर थोड़े से बदल जाएंगे। ये एक हुआ, और है क्या देख लेता हूँ। ये तो कर लिया था, ये भी कर लिया था। तो आई थिंक इसके ऊपर तो सब हो ही गए थे हमारे, मतलब हमारा सारे के सारे क्वेश्चंस, पूरे 29 के 29 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा 1 मिनट, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मेरे को ओरली सॉल्व करके दिखा दोगे? बाकी फिर मैं वो क्वेश्चन निकाल दूंगा यहाँ से, सिर्फ समझाने के लिए रहने दूंगा उसको, आपके नोट्स में नहीं आएगा वो। हाँ ये देखो, ABC लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस। इक्विटी शेयर कैपिटल 75 लाख का है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 लाख का है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस 20 लाख के हैं, जनरल रिजर्व 4 लाख के हैं। क्या दोनों फ्री रिजर्व है क्या? हाँ दोनों फ्री रिजर्व है। हाँ यस। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 years declared by ABC Limited is 6%. Company wants to use previous year profits to distribute 40% as dividend. कंपनी का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल का था 6%। कंपनी को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करना है 40% डिविडेंड।
बाबा जी की केवल। मेरे को लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। बहुत ज्यादा हो गया। करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया है 6 लाख। कैलकुलेट हाउ मच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप एक काम करो, 40% तो भूल ही जाओ। 6 और 40 का कहाँ कुछ लेना देना है। आप मुझे इतना करके दिखाओ कितना डिविडेंड दे सकते हैं। कैलसी पे कर दो भले सॉल्व, लिख के दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाउ मच डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, कौन बताएगा कितना इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। 7,50,000 नहीं आया। द करेक्ट आंसर इज 8,75,000। वेरी गुड। 8,75,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। आपने रिजर्व में से कितना यूज कर सकते हैं सिर्फ वो बता दिया। 2 लाख जो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे वो ऐड ही नहीं किया। मैंने पूछा कितना डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 8,75,000 का डिविडेंड कंपनी दे सकती है। अब देखो, जिन्हें नहीं आया मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ करो, इजी है। पहले तो बताओ 6 लाख का करंट ईयर का प्रॉफिट है, 6 लाख का, उसमें से 4 लाख तो किसको दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। बचा कितना, 2 लाख। ये 2 लाख किसके लिए यूज होगा, इक्विटी डिविडेंड के लिए यूज होगा। अब इक्विटी डिविडेंड कितना देना है, तो 75 लाख का 40% मांग रहे वो लोग, ये 30 लाख मांग रहे। 30 लाख में से 2 लाख तो हम करंट ईयर में से दे देंगे, बचा 28 लाख। क्या हम 28 लाख यूज कर सकते हैं क्या, चेक करेंगे। तो पहला अमाउंट आ गया 28 लाख चाहिए उनके हिसाब से, बराबर, ये हो गई उनके हिसाब से। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें उनके हिसाब से ही सबसे कम आ रहा था, इसलिए हम उतना रिजर्व में से यूज कर रहे थे। अब 28 लाख उनके हिसाब से यूज करना है रिजर्व में से। अब हमारे लॉ के हिसाब से कितना यूज करना है। तो पहली बात तो ये कंडीशन तो पिट गई, तो ये तो अमाउंट गया, मतलब ये अब आ ही नहीं सकता 28 लाख। दूसरी कंडीशन, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। क्या ये सभी मिला देंगे यानी, क्योंकि दोनों फ्री रिजर्व है दोनों पेड अप शेयर कैपिटल है। तो 1,15,000, 135, 1,13, 1,39,00,000 बराबर है का 10% यानी 13,90,000। ये 10% वाली कंडीशन से आप यूज कर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपके रिजर्व्स में यूज करने के बाद पेड अप कैपिटल का 15% बचना चाहिए। अच्छा, तो बताओ आपके रिजर्व्स है कितने, आपके पेड अप कैपिटल कितने का है, 1,15,00,000 का है पेड अप कैपिटल। इसका 15% 17,25,000 ये आपके रिजर्व्स में रहना चाहिए आफ्टर यूजिंग द रिजर्व्स फॉर डिविडेंड। तो सर इतना पैसा रहना चाहिए, जो कि हमारे पास 24 लाख के रिजर्व्स है, उसमें से 17 लाख जो भी था वो अमाउंट अगर रहना चाहिए 25,000, तो कितना यूज किया जा सकता है,
6,75,000। तो बताओ विच एवर इज लोअर। तो 675 आप रिजर्व्स में से यूज करोगे और करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से आपने कितना यूज किया था, 2 लाख। ऐसे आप 8,75,000 का डिविडेंड दे सकते हो। जो कंपनी कितना देने की बात कर रही थी, 30 लाख। कंपनी बोली 30 लाख बांटना है, हम बोले चुप बैठ, 8,75,000 बांट सकता है तुम मैक्सिमम, इससे ज्यादा बांट। समझा गया? पक्का? देखो हाँ, आप सबने आंसर गलत दिया था, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। आई पर क्वेश्चन तो था सामने लिखा हुआ, तो आपने गलत कैसे बोला? आप ये बोल रहे हो सर हमारा आंसर 675 बराबर था। 675 रिजर्व में से यूज हो सकता है, 2 लाख आप प्रॉफिट में से भी तो दे रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ थी, मुझे याद आ रहा है पिछली बार। तो अभी इस क्वेश्चन को हम नहीं करते, मैं इसे एक बार चेक कर लूंगा आज, फिर अब करेंगे। फालतू में क्या, कॉन्सेप्ट आपका जो थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको 10%, वो भी खराब हो जाएगा। 10% समझा ना? कितना? 25% समझा? 15% समझा है? ओके। किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का कि फ्री रिजर्व्स का? पेड अप शेयर कैपिटल का 15% आपकी फ्री रिजर्व्स में बचना चाहिए आफ्टर यूजिंग। और कितना यूज कर सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%। और कितना आप डिविडेंड मैक्सिमम डिक्लेयर कर सकते हो पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से कम, या उतना मैक्सिमम। समझा है? रुक जाओ फिर, आज कल शुरू करोगी नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ हम खत्म करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि हमें ये सब याद रख के पास होना है? आपको इसकी सीरियसनेस को समझना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा कैजुअल हो गए तो ये इंटर आपको कब ले डूबेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतना खतरनाक है ना सी इंटर, ये उस मछली की जैसे है जो दिखेगा नहीं, पर कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। आप 1 सेकेंड के लिए भी अगर सावधान नहीं रहे तो इट कैन टेक यू डीप डाउन इनटू द ओशन, और वहां से आपको कोई नहीं खींच के ला सकता है, मैं भी नहीं। समझा? ठीक है, तो बी कॉशियस एवरी टाइम, एवरीथिंग व्हाट वी आर स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको 5 मार्क और 1 मार्क की वैल्यू जाननी है। अभी जो बच्चे 1-2 मार्क 5 मार्क से फेल हुए उन्हें पूछो, तो ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। समझे मेरी बात? मेरी बात की इंपॉर्टेंस को समझो। 5 मार्क्स एंड द थिंग कैन बी डिफरेंट, तो बहुत सीरियसली लो हर चीज़ को। ठीक है, आज संडे, बाकी बचा संडे आप आराम से जाके घर पे पढ़ाई करो। ओके, तो आज तो यहाँ रुकेंगे। बाय, टेक केयर।